जय हिंद दोस्तों, नमस्कार। कैसे हैं आप सब लोग? उम्मीद है एकदम शानदार, लाजवाब, ज़बरदस्त, बेहतरीन, जिंदाबाद हैं और बिल्कुल गुस्से में भरे हुए बैठे होंगे। आप सभी की शिकायत होगी कि क्लास आज लेट क्यों हुई। तो प्यारे बच्चों, आज आप किसी भी क्लास को उठा के देखिएगा, हर एक 5 बजे वाली क्लास अभी जस्ट स्टार्ट हुई हैं। इसका रीज़न था इंटरनेट का कनेक्शन। इंटरनेट का कनेक्शन बिल्कुल भी पूरे स्टूडियो में ठीक नहीं था। अभी टीम ने लगकर उसको सही किया है, इस वजह से आपकी हर एक 5 बजे वाली क्लास लेट हुई है। हालांकि इसमें किसी की भी कोई गलती नहीं है, फिर भी मैं इसके लिए आपसे क्षमा चाहूँगा। स्वागत है आप सभी का आपके अपने प्यारे से परिवार और रोजगार विद अंकित में। सभी बच्चे एक बार आ जाइए और मुझे बताइए आप सबके हालचाल कैसे हैं। क्योंकि हम थोड़े से आज लेट हैं, इस वजह से हम डायरेक्ट आज अपनी स्टडी को कंटिन्यू करेंगे और सभी का बहुत 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 सारा स्वागत है। चलिए, बहुत बढ़िया। अब चलते हैं आगे। तो आपको जैसा कि पता है कि कल तक हमने काफ़ी अच्छे तरीके से 3 चैप्टर्स कवर कर लिए। काफ़ी अच्छे तरीके से हमने 3 चैप्टर्स कवर कर लिए हैं, जिसमें आपकी मात्रक है, दूसरा चैप्टर मापन है और तीसरा चैप्टर है आपका गति, जिसमें गति में हमने 2 हिस्से पढ़े। एक 1D मोशन पढ़ा और एक 2D मोशन पढ़ा। एक विमीय गति पढ़ी और एक द्विविमीय गति पढ़ी। आज हम दूसरे 4th चैप्टर पर चलेंगे, जिसका नाम है गति के नियम। और बहुत ही बेहतरीन से प्यारे प्यारे से कॉन्सेप्ट हम इस चैप्टर में सीखेंगे। बड़े ही इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट हैं इसमें। सारे के सारे गति के नियम इंपॉर्टेंट हैं। बल यानी कि फोर्स इसी से हमें मिलता है। इम्पल्स, मोमेंटम, संवेग, आवेग, सब कुछ हमें इसी इंपॉर्टेंट चैप्टर में से पढ़ना है। चलिए फिर शुरू कर देते हैं आज के सेशन को। चलिए भैया, आगे चला जाए। और सबसे पहले आपकी शुरुआत होती है कि जड़त्व क्या होता है। सबसे पहला मुद्दा जो इस चैप्टर में सीखने लायक है, बड़ी ही इंपॉर्टेंट सी बात, वो है जड़त्व यानी कि इनर्शिया। जड़त्व यानी कि इनर्शिया। और इनर्शिया क्या है, जड़त्व क्या है? देखिए, जड़त्व क्या होता है। इस दुनिया की हर एक वस्तु, चाहे वो सजीव हो चाहे वो निर्जीव हो, अपनी जिस अवस्था में होती है, अपनी जिस अवस्था में होती है वो उसी में बने रहना चाहती है। अगर आप उसमें परिवर्तन करेंगे तो वो विरोध करती है उस परिवर्तन का। जैसे ये पेन है, मैं कहूँ अरे भाई साहब पेन, तुम यार कब तक यहाँ ज़िंदगी काटते रहोगे, एक काम करो, एक काम करो, थोड़े से ऊपर ऐसे आ जाओ। तो ये ऐसे हो गया। लेकिन जैसे ही मैं अपनी फिंगर हटाऊंगा, ये फिंगर हटाते ही ये यहाँ आ जाएगा, यानी कि ये फिर से अपनी पुरानी स्थिति में वापस आ जाएगा। तो देखो, ये क्या चाह रहा है कि मैं जिस स्थिति में हूँ मैं वैसे ही बना रहूँ। तो इसी प्रकार से दुनिया की हर एक वस्तु अपने आप में परिवर्तन का विरोध करती है। अगर मान लो मैं आपसे कहूँ कि दौड़ लगाओ और बहुत तेज दौड़ो, तो ऐसा तो है नहीं कि आप बहुत तेज तुरंत 1 सेकंड में बहुत तेज दौड़ देंगे। नहीं, हो सकता है आपको 5 से 10 सेकंड तेज दौड़ने में लग जाए, क्योंकि आपका शरीर आपकी स्थिति में होने वाले परिवर्तन का विरोध करेगा शुरू में। अगर आप एक बॉल को देखें, जैसे पेन है, मैं कहूँ पेन भैया चलो ऊपर जाओ ऊपर, तो पेन अपने आप ऊपर नहीं जाएगा, आपको इस पे बल लगाना पड़ेगा ऊपर फेंकने के लिए, तब ये कहीं ऊपर जाएगा। तो और आप देखें, बल लगाओगे, बल लगाने के बाद भी कुछ दूरी तक जाएगा, लगातार लगातार विरोध कर रहा है, एक समय पे रुक जाएगा, फिर नीचे आ जाएगा। तो दुनिया की हर एक वस्तु अपने आप में होने वाले परिवर्तन का विरोध करती है। इसी को हम क्या कहते हैं, इनर्शिया कहते हैं, जड़त्व कहते हैं। ठीक, बात आती है, जो नोट कर रहे हैं वो नोट करते रहिएगा। ये इसकी परिभाषा हो जाएगी कि जिसके कारण वस्तु स्वयं में परिवर्तन का विरोध करती है। अब बात आती है कि जड़त्व की खोज किसने की थी। तो बड़ा ही इंपॉर्टेंट सा प्रश्न है। इसकी जो इन्वेंशन थी, ये गैलीलियो साहब ने की थी। ये किसने की थी? जड़त्व की जो खोज है, ये गैलीलियो साहब ने की थी। ये किसने की थी? गैलीलियो साहब ने की थी। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है। बहुत बढ़िया अमरिंदर कुमार जी, बहुत बढ़िया। अब देखिए अब देखिए कि बात आती है, अब जड़त्व कितने तरह का होता है। तो जड़त्व आपका 3 तरह का होता है। इसमें से पहला आता है विराम का जड़त्व, दूसरा है गति का जड़त्व, तीसरा है दिशा का जड़त्व। इनको 1 बाय 1 समझेंगे, है ना। सब पहले नोट कर लो, अगर आप चाहें तो यहाँ से नोट कर लीजिए। अब इस पॉइंट को नोट मत करना, जगह छोड़ देना थोड़ी सी, पहले इसको नोट करिए कि जो इनर्शिया है, जो जड़त्व है, ये 3 प्रकार का होता है। 1 बाय 1 तीनों के बारे में समझेंगे।
भाई शुभम जी, लगभग फिजिक्स से अगर हम जीडी में बात करें तो दो प्रश्न आपको देखने को मिलेंगे जीएस के सेक्शन में। और मैं तो कह रहा हूँ कि आप कंपटीशन में ना एक एक नंबर की इज्जत करो। जब तक आप हर एक नंबर की वैल्यू नहीं करेंगे कंपटीशन में, अब बहुत सारे बच्चों को देखा है, जितनी वैकेंसी होती है उससे कहीं ज़्यादा बच्चे तो एक नंबर से ही रह जाते हैं, है ना भाई। जो रह गया है उसका क्या करूं? अविनाश कुमार भाई, थोड़ा सा तो आपको कंप्लीट करना पड़ेगा। ज़्यादा सी क्लास लीजिए, मतलब तो 1.5 गुना की स्पीड में क्लास लीजिए ताकि कम समय लगे। मनीष सैनी, बहुत सारा प्यार भाई आपको। अब चलिए वन बाय वन समझें। और पहला जड़त्व है आपका विराम का जड़त्व। विराम का जड़त्व का मतलब क्या है? इनर्शिया ऑफ रेस्ट का मतलब है कि जो वस्तु रेस्ट में है वो रेस्ट में ही रह जाना चाहती है। कैसे? देखिए, आप बस में बैठे हैं, बस रुकी हुई है, आप उसमें बैठे, और लड़के लोग तो एक सीट पे बैठते हैं, एक सीट पे नजरें गड़ा लेते हैं। अब मान लो आप नजरें गड़ाए ऐसे बैठे हो, अब आप भी रेस्ट में हो, बस भी रेस्ट में है, विराम में है, बस भी, आप भी विराम में हो, रुके हुए हो। अब अचानक से बस ने चलना शुरू कर दिया, तो बस गति में आ गई, लेकिन आपका शरीर क्या कह रहा है? भैया हम पुष्पा हैं, हम ना चलेंगे, हम तो यही रुके रहेंगे, हम ना जाएंगे कहीं भी। तो आपका शरीर, अब देखो, जो यहाँ से नीचे का हिस्सा है वो तो सीट के संपर्क में है, बस के संपर्क में है, वो तो आगे चला जाएगा, लेकिन यहाँ से ऊपर का हिस्सा कहेगा भैया हम रुके हैं तो रुके ही रहेंगे, और वो ऐसे करके पीछे हट जाएगा। तो बस, और ये वाला हिस्सा आगे निकल जाएगा, ये हिस्सा पीछे रह जाएगा। तो प्रश्न आएगा कि बस के अचानक चलने पर यात्री को पीछे की ओर झटका लगता है, ये किसका उदाहरण है? तो ये जड़त्व में भी विराम के जड़त्व का उदाहरण है, क्योंकि आपका शरीर विराम में ही रहना चाहता था। सुनने में उल्टा लगेगा कि भैया अगर बस चल रही है तो विराम का जड़त्व है, उल्टा याद रखना है। बस चल रही है तो इनर्शिया ऑफ रेस्ट है, ठीक है। दूसरा, आप देखें, मान के चलिए ये पेड़ की टहनी है, शाखा है, ब्रांच है, और उस पर ये फल लगा हुआ है। तुमने पेड़ को हिलाना शुरू कर दिया, जामुन लग रही है, पेड़ को हिलाना शुरू करा, ऐसे ही तो खाते हैं गांव में जामुन। अब भैया ये जामुन है, जामुन क्या कहेगी? अरे भाई साहब हम तो यार पुष्पा हैं, हम विरोध करेंगे, हम पुष्पा हैं, हम अपने परिवर्तन का विरोध करेंगे, टहनी तुम हलो, हम नहीं हलेंगे। तो टहनी ऐसे हिलती रहेगी, लेकिन ये नहीं हिलेगा। जब ये नहीं हिलेगा, आप किसी चीज़ को बार बार ऐसे करो तो निश्चित ही वो टूट जानी है। तो पेड़ को हिलाने से, पेड़ से फलों का टूट जाना विराम के जड़त्व का उदाहरण है, इनर्शिया ऑफ रेस्ट का एग्जाम्पल है। अगर ये इसी के साथ हिलता रहता तो ये कभी भी ना टूटता, ठीक है। तीसरी चीज देखो, तीसरी चीज देखो कि जैसे ही मान लो तुम्हारे कंबल को मैं डंडे से पीटूं तो पता चला 2-4 किलो धूल तो निकल ही आएगी, कभी धुलाई ना होगा, तुमने तो स्पेशली जो बाहर रह के तैयारी कर रहे हैं उनके लिए है। अब मान के चलो ये धूल है, एक कंबल है, और जैसे ही तुमने कंबल को झटका, धूल कहेगी अरे भाई साहब हम तो पुष्पा हैं, हम नहीं जाएंगे कहीं भी। तो कंबल नीचे आ जाएगा और धूल यहीं की यहीं रह जाएगी। ये विराम में ही रहना चाहती है, रुकी ही रहना चाहती है। तो ये सारे के सारे उदाहरण जो हैं ये किसके हैं? इनर्शिया ऑफ रेस्ट के उदाहरण है, विराम के जड़त्व के उदाहरण हैं। अब आराम से इनको नोट करिए भाई साहब, जब समझाया करूं तब मत हल्ला काटा करो दोस्त कि हट जाओ हट जाओ। मेरे दोस्त, जो पहले समझा लेने दिया करो, पहले समझा करो, फिर नोट करने के लिए समय दूंगा। अब नोट करो, अब हट गया मैं। भाई आई के लिए आप लेसिक करवाइए दोस्त, अगर आपकी आंखों में इशू है तो। शुभम कह रहे हैं सर ऐसे ही रिप्लाई क्या करो? शुभम देखिए, सारे रिप्लाई तो संभव नहीं है, बट जितने हैं उतने मैं जरूर कर पाता हूँ। रिवीजन करने के लिए पर्याप्त समय नहीं मिल पाता, क्या करें सर जी? गोलू रंजन, मेरे दोस्त समय किसी के पास भी नहीं है, आपको समय निकालना पड़ेगा, आपको समय निकालना ही पड़ेगा। पुष्पा, वाह सर गजब पढ़ा रहे हैं आप, लव यू। सचिन कुमार, बहुत सारा प्यार भाई। चलो, विपुल बर्मन, आई के लिए आप अपना लेसिक करवाइए। नोट हो गया? जब नोट हो जाए बता देना। मनीष कुमार नोटेड, बहुत बढ़िया। ओम, बहुत सारा प्यार भाई आपको। नमस्कार भाई राजस्थान वाले भैया। चलिए, तो ये हो गया विराम का जड़त्व। देखो अभी तक न्यूटन साहब का मैंने कोई भी नाम नहीं लिया है, इसलिए आप न्यूटन साहब के नाम से कंफ्यूज ना हो। तो ये है विराम का जड़त्व, इनर्शिया ऑफ रेस्ट, कि अगर कोई वस्तु विराम में है तो विराम में रहना चाहती है, और अगर कोई वस्तु गति में है, चल रही है, तो वो चलते ही रहना चाहती है। ये है गति का जड़त्व। जैसे मान लो बस अब चल दी, और तुम बढ़िया से गाने वाने लगा के ऐसे सीट पे टेढ़े टेढ़े नजर बनाते हुए देखते जा रहे हो। अब अचानक से देखो, तुम्हारी स्पीड है
जो बस की स्पीड है, भाई बस की स्पीड 60 किलोमीटर पर आवर है मान लो, तो तुम्हारी स्पीड भी इतनी आई। अब बस ने अचानक से ब्रेक लगा दिए। अब भाई बस में तो ब्रेक है, तो बस तो ब्रेक के कारण वहीं की वहीं रुक गई, तुम में थोड़ी ब्रेक है। और तुम्हारा ये वाला हिस्सा तो चलो बस के संपर्क में है, रुक जाएगा, लेकिन ये वाला हिस्सा क्या कहेगा, भैया हम तो 60 की स्पीड से आगे जाएंगे। तो बस जब रुकती है तो तुम्हारा शरीर आगे की तरफ भगता है, आगे झटका लगता है। ये किसका उदाहरण है, ये गति के जड़त्व का उदाहरण है। उल्टा याद रखना है, रुकने पर गति के जड़त्व का, यानी कि अगर बस स्टॉप होती है तो ये इनर्शिया ऑफ मोशन का एग्जाम्पल है। ठीक है जी। तो प्रश्न बिल्कुल ऐसे ही आएगा कि बस के रुकने पर यात्री को आगे की ओर झटका लगना किस चीज का उदाहरण है, ये इनर्शिया ऑफ मोशन का उदाहरण है। ठीक है, इसको नोट करिएगा जल्दी से। आपके सेशन में बहुत अच्छा लगता है। बहुत सारा आभार भाई रूबी सर जी, फिजिक्स पढ़कर मजा आ जाता है। बहुत सारा प्यार भाई परवीन कुमार। कोई दिक्कत नहीं है प्रेम कुमार जी, एक बार इनको चेक करवा लीजिए, ठीक है। वाइट कलर दाग जो होते हैं उनकी एक बीमारी होती है, बस वो बीमारी ना हो, इसको कुछ बोलते हैं, मुझे एग्जैक्टली याद नहीं है, उसको समझा लो। नाक का पुष्पा हो जाएगा बिल्कुल सही कह रहे हो। ठीक है जी। बहुत ही बढ़िया, बहुत ही बढ़िया, वेरी गुड। ठीक है, तो दो नियम हो गए, गति का जड़त्व हो गया ये हो गया। अब चलते हैं तीसरे तरह के जड़त्व पर, उम्मीद है नोट हो गया होगा। तीसरे तरह के जड़त्व पर वो है दिशा का जड़त्व। दिशा का जड़त्व क्या कहता है कि जो वस्तु जिस दिशा में चलते रहना चाहती है वो उसी दिशा में चलते रहना चाहती है। जैसे साइकिल है, अगर आप साइकिल को ऐसे ले जा रहे हो और तुम कहोगे साइकिल और साइकिल मुड़ जा मुड़ जा, तो साइकिल मुड़ेगी थोड़ी, वो तो जिस दिशा में चल रही है वो अपने आप उसी दिशा में चलते रहना चाहती है ना भाई। तो वो मुड़ेगी कब, जब उस पर आप एक फोर्स लगाओगे। तो अगर आपको किसी भी वस्तु की या साइकिल की दिशा को मोड़ने के लिए बल लगाना पड़ता है तो ये किसका जड़त्व है, ये दिशा का जड़त्व है। तो जड़त्व से एक बात तो क्लियर हो गई कि जो जैसा है वो वैसा रहना चाहता है। जैसे मैं भी बहुत सारे लोगों से डेली रिवीजन को कहता हूँ, लेकिन आप रिवीजन नहीं करते हो, ये भी आपका एक जड़त्व ही है, ये भी आपका एक इनर्शिया ही है। डेली कल से पढ़ेंगे कल से पढ़ेंगे कहना एक इनर्शिया ही तो है, आप अपने आप में परिवर्तन नहीं लाना चाह रहे। ठीक है जी, तो फटाफट से इसको नोट कर लीजिए। ये हो गया आपका दिशा का जड़त्व, इनर्शिया ऑफ डायरेक्शन। चलिए बहुत बढ़िया। गुरुजी आपके और नवीन सर की क्लास में घंटे का पता ही नहीं चलता। भाई बहुत सारा प्यार गोलू रंजन मेरे दोस्त। कोई ब्लॉक नहीं है, आपसे पढ़ने के बाद फिजिक्स का 2 मिनट में रिवीजन होता है, किट्टू मीना, बहुत ही बढ़िया, वेरी गुड। चलिए ठीक है, उम्मीद है ये भी आपको समझ में आ गया होगा और नोट हो गया होगा। तो ये हो गया आपका दिशा का जड़त्व। जड़त्व की कहानी अब यहाँ खत्म हो जाती है और आपको याद रखना है कि जो जड़त्व शब्द की खोज है वो किसने की है, गैलीलियो साहब ने की है। इनर्शिया वर्ड की जो खोज है वो गैलीलियो साहब ने की है। अब एक कॉन्सेप्ट और पढ़िए, फोर्स। अभी यहाँ पे हम फोर्स के बारे में थोड़ा सा पढ़ेंगे, बाकी डिटेल में आगे चलकर पढ़ेंगे। और अभी बस फोर्स को इतना समझो कि अगर मान लो कोई वस्तु रुकी है, मैं उसको धक्का दे दूं तो वो वस्तु चल जाएगी। धक्का क्या है, फोर्स ही तो है, बल ही तो है। और अगर कोई वस्तु चल रही है, जैसे तुम्हारा दोस्त है जो पैसे लेके भाग जाता है, एक दिन साइकिल पे जा रहा है, तो मैं देख के और साइकिल दौड़ा दी, तुम कहोगे रुक जा, उसका कैरियर पकड़ के ऐसे खींचोगे, रुक जा, रुक, कहाँ जा रहा हो, पैसा दे के जा। तो आपने क्या किया, चलती हुई वस्तु को रोक दिया। या जब आप साइकिल चला रहे हैं तो आपने देखा था कि बल लगाने से साइकिल की दिशा में परिवर्तन हो जाता है। बड़े ध्यान से सुनो कि बल क्या कहता है कि अगर तुम रुके हो तो चला देंगे, चले हो तो रोक देंगे, जिस दिशा में चल रहे हो उसकी दिशा को भी बदल देंगे। जरा आपको लग रहा है कि जड़त्व कहता है जो जैसा है वैसा रहेगा, बल कहता है कि नहीं तुम जैसे हो वैसे नहीं रहने देंगे। तो इनर्शिया और बल एक दूसरे के उल्टे हैं। किसी को यह बात महसूस हो रही है कि जड़त्व और बल एक दूसरे के उल्टे हैं? अगर हाँ तो एक बात हम सब करिए, फिर हम चलते हैं गति के नियमों पर। बड़े ही बेहतरीन, लाजवाब और शानदार से नियम हैं गति के। स्कूल टाइम में फिजिक्स समझ नहीं आती थी, आपसे पढ़कर पूरा दिमाग में घुस जाता है। अल्ताफ अली भाई बहुत सारा आभार, बड़े ही मेहनती और लाजवाब बच्चे हैं आप सब लोग।
चलिए, देखो मेडिकल का मेरे दोस्तों सबके इशू ऐसे क्लास में सॉल्व कर पाना संभव ही नहीं है, क्योंकि अगर मैं मेडिकल के इशू ही सॉल्व करता रहूँगा तो हम पढ़ नहीं पाएंगे। मैं क्षमा चाहूँगा, लेकिन मेरी राय है कि आप किसी भी अपने नज़दीकी डॉक्टर के पास जाइए। बहुत सारे डॉक्टर्स होते हैं हर एक एरिया में, आपके ज़िले में होंगे, आपकी तहसील में होंगे, आपके ब्लॉक में होंगे, जो प्री मेडिकल करते हैं। सरकारी नौकरी से पहले प्री मेडिकल करते हैं। एक बार अपनी बॉडी का प्री मेडिकल करवा लीजिए, आपको सारे इश्यूज़ आपके क्लियर हो जाएंगे। ठीक है, वो ज़्यादा अच्छे से करवाइए। मैं देख रहा हूँ बहुत सारे बच्चे परेशान हैं, हालांकि मैं आपकी परेशानी समझता हूँ, लेकिन आप समझिए कि सबके इशू क्लियर कर पाना संभव ही नहीं है, इसलिए आप अपना प्री मेडिकल करवाइए सब लोग एक बार। ये हो गया बल। अब देखिए चलते हैं गति के नियमों पर। गति के नियमों पर बड़े ध्यान से एक एक बात को सुनना है और बाद में नोट करना, पहले समझो, मैं समय दे दूंगा नोट करने के लिए। तो बात आती है कि जो गति के नियम हैं इनकी खोज किसने की है। तो मेरे दोस्त इनकी खोज जो है वो सर न्यूटन ने की है। देखो, गति के समीकरण मैं लिख देता हूं यहाँ, आप लोग बहुत कंफ्यूज होते हैं। अगर हम बात करें गति के समीकरण, गति के समीकरण जो कि 3 ही समीकरण थे, यानी कि इक्वेशन ऑफ मोशन, इक्वेशन ऑफ मोशन, और पीछे हमने देखा जड़त्व जो शब्द है, केवल जड़त्व शब्द यानी कि जो इनर्शिया है उसकी खोज किसने की है? गैलीलियो साहब ने की है। बहुत सारे बच्चे कंफ्यूज होते हैं, गैलीलियो साहब ने की है। लेकिन मेरे दोस्त अगर हम बात करें गति के नियम, अगर मैं आपसे कहूं कि गति के नियम, एक सेकंड का समय मुझे देंगे आप। ऐसे ही लिख लेते हैं, छोड़िए। गति के नियम, अगर मैं बात करूं आपसे गति के नियम यानी कि लॉज ऑफ मोशन, तो लॉज ऑफ मोशन के जो देने वाले हैं ये आपके सर इजाक न्यूटन हैं। ये बात अच्छे से याद रखना, आप लोग बहुत ज़्यादा कंफ्यूज होते हैं इस चीज़ में। ठीक है जी, चलिए देखिए गति का पहले नियम पे चलते हैं। पहला नियम क्या कहता है गति का, बड़े ध्यान से सुनना। कितनी खूबसूरती से सर न्यूटन जड़त्व और बल को आपस में जोड़ देते हैं, बहुत ध्यान से सुनोगे तो बहुत मजा आएगा। देखो सर न्यूटन क्या कहते हैं, इन्होंने कहा कि भैया अगर कोई वस्तु रुकी है तो रुकी रहेगी। बहुत ध्यान से सुनो कि कोई वस्तु रुकी है तो रुकी रहेगी, और कोई वस्तु चल रही है तो चलती रहेगी। जिस दिशा में चल रही है उसी ही दिशा में चलती रहेगी, जब तक कि उस पर तुम कोई बल ना लगा दो, बाहर से कोई बल ना लगा दो। बिल्कुल सही बात है, तुम रुके हो तो रुके ही रहोगे और चल रहे हो तो चलते ही रहोगे, जब तक तुम कोई बल ना लगा दो। एक बच्चा कहेगा भैया मैं तो बॉल ऐसे आप गिरूं फर्श पे तो कुछ दूर जाकर रुक जाए। भैया घर्षण का बल पीछे लग रहा है, अगर घर्षण बल कभी ना लगता तो ये वस्तु कभी ना रुकती। तो अगर कोई वस्तु चल रही है चलती रहेगी, रुकी है रुकी रहेगी, जिस दिशा में चल रही है उस दिशा में चलती रहेगी, जब तक तुम उस पर कोई बाहर से फोर्स ना लगा दो। अगर मैं कहूं कि न्यूटन साहब ने तो जड़त्व और बल को जोड़ दिया है, तो क्या कोई कमी है मेरी? तो न्यूटन साहब ने जड़त्व और बल को जोड़ दिया। तो इनके पहला नियम जो है, ध्यान से सुनना, इनके पहले नियम को जड़त्व के नियम के नाम से भी जाना जाता है। बहुत ही ध्यान से सुनने की बात है। बच्चे कहते हैं गुरुजी जड़त्व तो न्यूटन साहब ने दिया, नहीं, जड़त्व का नियम न्यूटन साहब ने दिया है। जड़त्व का नियम न्यूटन साहब ने दिया है ना भाई? तो अगर खाली शब्द आए जड़त्व, कि जड़त्व की खोज किसने की, तो तुम भले ही गैलीलियो साहब कह देना, लेकिन अगर आए जड़त्व का नियम, अगर आए जड़त्व का नियम यानी कि लॉ आए, लॉ ऑफ इनर्शिया, तो ये किसने दिया? ये दिया है सर न्यूटन ने, और यही गति का पहला नियम भी होता है। क्या आपके सारे डाउट क्लियर हो गए? जल्दी बताइए। और सुनिए, और सुनिए कि जो तुमने डेफिनेशन पढ़ी है फोर्स की, बल की जो परिभाषा पढ़ी है तुमने, वो भी इसी नियम से मिलती है। तो याद रखना कि बल की परिभाषा भी आपको पहले नियम से ही मिलती है। गुरुजी हमने तो F बराबर m में दूसरे नियम से पढ़ो। अरे भैया ये फॉर्मूला है, सूत्र है। सूत्र आपको भले ही सेकंड नियम से मिलता हो,
लेकिन परिभाषा फोर्स की परिभाषा बल्कि पहले ही नियम से मिलती है, याद रखना। यानी कि डेफिनेशन ऑफ फोर्स जो है, डेफिनेशन ऑफ फोर्स कहां से मिलती है? फ्रॉम फर्स्ट लॉ ऑफ मोशन, फ्रॉम फर्स्ट लॉ ऑफ मोशन। क्या क्या क्लियर करना है इस नियम से? डेफिनेशन मत याद रखो, पहले नियम की डेफिनेशन याद मत रखो, बस इतना याद रखो कि पहले नियम को ही जड़त्व का नियम कहते हैं, फर्स्ट लॉ को ही लॉ ऑफ इनर्शिया कहा जाता है, और इसी से हमें डेफिनेशन ऑफ फोर्स मिलती है, इसी से हमें बल की परिभाषा मिलती है। बल की भी खोज किसने की? अब न्यूटन साहब का ही नाम आएगा, बल की खोज में भी न्यूटन साहब का ही नाम आएगा। तो भाई साहब जरा बता दीजिए मुझे कि क्या आपको इतना क्लियर है? एक बार थम्स अप करिए, अगर क्लियर है तो थम्स अप करिए। और मैं आपको ये भी बता दूं कि जो गति के नियम थे वो न्यूटन साहब ने अपनी बुक प्रिंसिपिया में दिए। यहाँ से भी प्रश्न आता है। इन्होंने एक बुक लिखी प्रिंसिपिया, और ये बुक लिखी इन्होंने 5 जुलाई सन 1687 को। इस बुक में ये गति के नियमों को देते हैं, यहाँ से भी प्रश्न आता है। बहुत ही बढ़िया। संतोष यादव, आपकी क्लास करके बहुत अच्छा लगता है, बहुत सारा आभार भाई। चलिए, सभी को समझ में आ गया, वेरी गुड। खाली आपको इतनी इतनी बातें याद रखनी है जितनी मैं आपको बता रहा हूँ, इन्हीं से प्रश्न बनेगा, मेरा वादा है, इससे बाहर कोई भी प्रश्न आपका नहीं जाएगा। ठीक है, ये हो गया गति का पहला नियम। अब दूसरे नियम की तरफ बढ़ने से पहले हमें एक परिभाषा को समझना पड़ेगा जिसका नाम है संवेग, यानी कि मोमेंटम। और मैं आपसे कहूँगा कि इसको बहुत ही एक्टिव होकर पढ़ना, समझ के पढ़ना, क्योंकि बहुत ही इंपॉर्टेंट रहने वाला है। और उसको दिखाते हैं लेटर पी से। ठीक है, संवेग को हम दिखाते हैं पी से। समझो संवेग क्या होता है, आज तक तुम रटते आए होगे। द्रव्यमान तथा आवेग के गुणनफल को संवेग कहते हैं। द प्रोडक्ट ऑफ मास एंड वेलोसिटी इज कॉल्ड मोमेंटम। ये तो केवल एक फॉर्मूले को तुमने बोल के बता दिया, तुम्हें फीलिंग थोड़ी आई कि मोमेंटम क्या है। तुम्हें मोमेंटम कहीं दिख जाए जाता हुआ पहचान थोड़ी पाओगे। आओ समझे क्या होता है मोमेंटम। देखिए भाई, मान के चलो तुम्हारा दोस्त जो तुम्हारे पैसे नहीं दे रहा, तुम कहोगे यार तेरे ऊपर एक प्रैक्टिकल करना है, वो कहेगा कर ले, पैसा बराबर कर दियो पर पैसा ना दो। फिर तुम कह देना ठीक है, उसको बुलाओ और उसके सर पे 1 किलो का पत्थर बहुत आराम से रख देना बिठा के। तुम कहना तुझे कोई चोट पहुंची, वो कहेगा याते काहे रो 1 किलो का पत्थर थे। फिर तुम उसे एक छोटा सा कंचा दिखाना और कहना देख जब 1 किलो के पत्थर से कुछ नहीं हुआ तो छोटे से कंचे से कुछ होगा। वो कहेगा कुछ भी ना होगा, 2 कदम हट के खींच के मारना, बताओ अब कुछ होगा कि नहीं। तुम कहोगे बिल्कुल होगा। भैया एक बात बताओ कि जो बड़ा पत्थर नहीं कर पाया, उस छोटे से पत्थर में ऐसा क्या आ गया, कंचे में क्या आ गया? एक जहाँ 1 किलो का पत्थर कुछ नहीं कर पाया, वहाँ 10 ग्राम के कंचे ने कर दिखाया। उस कंचे को क्या मिल गया? तो शायद आप ये कहोगे, शायद आप ये कहोगे कि उसको मिल गया वेग, उसको मिल गई वेलोसिटी। तो अगर द्रव्यमान को वेग दे दें तो कमजोर चीज भी ताकतवर बन जाती है, और इस ताकत को ही, किसी चीज को वेग बढ़ाने से मिली हुई ताकत को ही हम संवेग कहते हैं, मोमेंटम कहते हैं। इसलिए आप क्या पढ़ते हो कि संवेग बराबर, आप यहां से पढ़ते हो, लेकिन आपने महसूस किया होगा कि उससे पहले की कहानी और इंपॉर्टेंट है। तो संवेग बराबर होता है द्रव्यमान गुणा वेग। संवेग बराबर द्रव्यमान गुणा वेग, यानी कि मोमेंटम इक्वल्स टू मास इनटू वेलोसिटी। मोमेंटम इक्वल्स टू मास इनटू वेलोसिटी, ये हो गया इसका फॉर्मूला। ठीक है, इसको P से दिखाते हैं, मास को M से और वेलोसिटी को V से। तो आप यहां पढ़ते हो P बराबर mv। कोई मुझसे पूछे कि भैया इसका मात्रक क्या है, तो मैंने कहा था कि जब भी हम मात्रक की बात करेंगे तो समझेंगे। आइए समझ लो भाई, द्रव्यमान का मात्रक क्या है? किलोग्राम। द्रव्यमान का मात्रक क्या है? किलोग्राम। और वेग का मात्रक क्या है? मीटर पर सेकंड। इसका मात्रक बड़ा ही इंपॉर्टेंट है, केजी मीटर पर सेकंड। इससे जुड़ी हुई हर एक जानकारी अपने आप में बड़ी ही इंपॉर्टेंट है। ठीक है भैया, हरीश कम कर लो, इसे जमा दो यार। आगे देखिए आप, इसकी डायमेंशन क्या है, विमा क्या है? तो मैंने पहले ही कहा था कि विमा हम रटेंगे नहीं, सीखेंगे।
केजी के लिए क्या लिखते हैं एम, एम के लिए क्या लिखते हैं एल, और सेकंड के लिए टी लिखते हैं। तो ये हो जाएगा एम एल टी, ये पावर 1 है, ऊपर जाके -1 हो जाएगी, तो ये हो जाएगी एम एल टी -1। ठीक है जी, विमा हो जाएगी एम एल टी -1। कैसी राशि है, तो ये एक सदिश राशि है। आप देखिए वेग से मिलकर बन रही है, तो वेग एक सदिश राशि है, वेलोसिटी एक वेक्टर क्वांटिटी है, तो ये भी मेरे दोस्तों एक वेक्टर ही क्वांटिटी है। जरा मुझे बताइए, इतना आपको क्लियर है? बहुत ही बढ़िया, आपकी आवाज़ बहुत अच्छा है अमन गुप्ता, बहुत सारा प्यार, आप सब लोग कितने ज़बरदस्त हैं, बेहतरीन। सर आप कितने सपाटे मारते हो? पढ़ ले भाई, पढ़ ले यार, क्या सपाटे पाटे, पढ़ लो दोस्त। ठीक है भाई, तो ये हो गया आपका संवेग यानी कि मोमेंटम। अब समझिए, विमा मैंने आपको बता दी एम एल टी -1। ठीक है, अब देखिए संवेग के साथ ही एक चीज, चलो पहले बल को पढ़ लेते हैं या गति के दूसरे नियम को पढ़ लेते हैं। अब पढ़ते हैं गति का दूसरा नियम, गति का दूसरा नियम, गति का दूसरा नियम यानी कि सेकंड लॉ ऑफ मोशन, सेकंड लॉ ऑफ मोशन। तो आपको इसमें बस एक बात याद रखनी है गति के दूसरे नियम में, कि संवेग के परिवर्तन की दर को, बस इतना याद रखना है सीधा सीधा, कि संवेग परिवर्तन की दर को, संवेग परिवर्तन की दर को बल कहते हैं। बस इतना सा आपको याद रखना है, संवेग परिवर्तन की दर को बल कहते हैं। यानी कि रेट ऑफ चेंज ऑफ मोमेंटम, रेट ऑफ चेंज ऑफ मोमेंटम is called as force, रेट ऑफ चेंज ऑफ मोमेंटम इज कॉल्ड एज फोर्स। बस आपको इतना याद रखना है कि अगर कहीं किसी वस्तु का संवेग परिवर्तित हुआ है तो निश्चित ही उसने बल लगाया है। भैया एक बात बताओ, जब आपके दोस्त के सर पे कंचा आके लगा था तो कंचे का संवेग ही तो परिवर्तित हुआ है। संवेग का मतलब वेग परिवर्तित हुआ है, एकदम बहुत तेजी से आ रहा, अचानक से यहाँ के रुक गया, तो संवेग परिवर्तित हुआ है, कितनी तेज बल लगा होगा। तो संवेग के परिवर्तन को ही क्या लिखते हैं, बल लिखते हैं। अब शायद कोई ऐसा नहीं होगा मेरा जवान जो इसका फॉर्मूला नहीं बना लेगा। यानी कि बल बराबर क्या होता है, अगर ये संवेग परिवर्तन की दर है तो हम क्या लिखते हैं, दर का मतलब क्या होता है, समय का भाग। एक बार थम्स अप करो जिनको ये बात समझ में आती है। यानी कि रेट का मतलब क्या होता है, जैसे चेंज इन मोमेंटम का अगर रेट है, चेंज इन मोमेंटम का अगर रेट है तो इसका मतलब है कि हमने क्या कर दिया है, उसमें समय का भाग लगा दिया है। ठीक है, इतना सा बस याद रखना है कि संवेग परिवर्तन की दर को बल कहते हैं। अब इसी नियम में तुम्हारी बात आ जाती है, एक तो फॉर्मूला हो गया ये बल का फॉर्मूला, एक तो ये हो गया। ठीक है, फोर्स का फॉर्मूला एक तो ये हो जाता है, और प्यारे दोस्त यही फॉर्मूला आगे चलकर, यही फॉर्मूला आगे चलकर ये बन जाता है जो तुम एक और फॉर्मूला पढ़ते हो कि फोर्स बराबर मास इनटू एक्सेलरेशन। इनको सीधा याद रखना है। ठीक है, अगर हम इसको देखें कहाँ से आया है तो उसमें बहुत समय लग जाएगा, बहुत डेरिवेशन है, उसकी कोई ज़रूरत नहीं है, हमें सीधा सीधा याद रखना है। जैसे मैथ्स में फॉर्मूले याद रखते हो ऐसे ही यहाँ याद रखो कि बल बराबर द्रव्यमान गुणा त्वरण। तो बल के दो फॉर्मूले याद रखने हैं, एक तो ये संवेग के परिवर्तन की दर होती है, रेट ऑफ चेंज ऑफ मोमेंटम होता है, और दूसरा ये मास इनटू एक्सेलरेशन भी है। ठीक है, यानी कि हम इसको ऐसे लिख सकते हैं F बराबर ma। तो ये हो गया बल का फॉर्मूला। अब आप कह सकते हो कि हाँ, बल का सूत्र हमें सेकंड नियम से मिलता है, बल का सूत्र हमें सेकंड नियम से मिलता है। यानी कि फॉर्मूला ऑफ फोर्स, फॉर्मूला ऑफ
फोर्स हमें सेकंड लॉ से मिलता है, फॉर्मूला ऑफ फोर्स हमें सेकंड लॉ से मिलता है। चलिए लवकुश जी, बहुत सारा प्यार आपके लिए। तो पहले एक बार इतना बताइए कि बस इसमें कुछ चीजें समझने की हैं और कुछ चीजें याद करने की हैं, तो कुछ चीजों को सीधा सीधा आप याद करिएगा। बहुत बढ़िया, वेरी गुड मुन्नी कुमारी, जबरदस्त। भाई माइक तो शायद सेट है यार, कान ये ना दर्द करने लगता है कान के ऊपर, ये गड़ जाता है। चलिए, सर वर्ल्ड कप फाइनल के दिन छुट्टी कर दो प्लीज़, ओनली इवनिंग क्लास। ठीक है समित भाई, तुम्हारी छुट्टी है, तुम वर्ल्ड कप के दिन केवल शाम को क्लास ले लेना, ठीक है। आकाश राणा कह रहे हैं आप इतना अच्छा कैसे पढ़ा लेते हैं। अरे भैया सब बस तुम लोगों की ब्लेसिंग्स है, तुम लोगों का साथ है, इतना अच्छा कॉपरेट करते हो तुम लोग, तो अपने आप ही अंदर से चीज़ें बाहर बढ़िया तरीके से पेश होती हैं। देखो क्वेश्चन बिल्कुल ऐसे बनेगा कि जैसे पूछेगा कि बताइए इनमें से कौन सा सूत्र सही है। पहला ऑप्शन होगा एफ बराबर एम ए, एफ बराबर एम बटे एफ बराबर एम इंटू ए का स्क्वायर, ऐसे करके, मतलब एक ऑप्शन ठीक होगा बाकी सारे ऑप्शन गलत होंगे। फिर पूछेगा बताओ संवेग परिवर्तन की दर को क्या कहते हैं। ऑप्शन होगा बल, वेग, त्वरण, समय। रेट ऑफ चेंज ऑफ मोमेंटम को क्या कहते हैं। ऑप्शन होगा फोर्स, मोमेंटम, इम्पल्स, ऐसे करके कुछ भी ऑप्शन होगा, तो सही को आप चुन लेना है, ठीक है। चलो अब देखिए, इस थोड़ा सा बल के बारे में बात कर लेते हैं, जरूरी है। अगर हम बात करें, आपने देखा कि फोर्स का फॉर्मूला है एफ बराबर एम गुणा ए, यानी कि द्रव्यमान गुणा त्वरण। इसका मात्रक क्या होगा, इसकी यूनिट क्या होगी, तो इसकी यूनिट को बड़े ही ध्यान से पढ़ना। अगर हम बात करें, देखो हर एक राशि की दो ही यूनिट होती हैं, तीन भी यूनिट हो सकती हैं, लेकिन ज़्यादातर एसआई यूनिट पूछी जाती है, कुछ की सीजीएस यूनिट पूछी जाती है, उसको हम लिख लेते हैं। तो अगर हम देखिए यहाँ पे तीनों यूनिट लिख लेते हैं इसकी। अगर हम देखें इसकी एम के एस यूनिट, आप कहोगे भैया द्रव्यमान का मात्रक है केजी और त्वरण का मात्रक है मीटर प्रति सेकंड स्क्वायर। अगर हम इसकी सीजीएस यूनिट की बात करें, या पहले चलो एसआई यूनिट की बात कर लेते हैं, तो इसकी इंटरनेशनल सिस्टम में जो यूनिट होती है इसी को हम क्या बोल देते हैं, न्यूटन बोल देते हैं, ठीक है। और इसकी सीजीएस यूनिट जो होती है उसी को हम डाइन बोल देते हैं, ठीक है भाई। तो इतनी सारी इसकी यूनिट हो जाती हैं। अब देखिए एक नोट डाल के आप लिखेंगे कि एक न्यूटन में 10 की पावर 5 डाइन होते हैं। एक न्यूटन में 10 की पावर 5 डाइन, ये डायन वो नहीं है, ये डायन वो नहीं है तुम्हारे वाली नहीं है, डाइन डाइन। एक न्यूटन में 10 की पावर 5 डाइन होते हैं। भैया कैसी राशि है ये, एक मेरे दोस्त त्वरण देखिए कैसी राशि है, एक्सेलरेशन एक सदिश राशि है, उससे मिलकर ये बना है, तो ये भी एक सदिश राशि है, ये भी एक वेक्टर क्वांटिटी है। अगर मुझसे कोई पूछे भैया जी इसकी डायमेंशन क्या होगी, तो यहाँ से आप इजीली डायमेंशन निकाल सकते हैं, इजीली यहाँ से आप विमा निकाल सकते हैं। आप कहोगे केजी के लिए लिखते हैं एम, मीटर के लिए लिखते हैं एल, सेकंड के लिए लिखते हैं टी, टी का स्क्वायर, तो ये हो जाएगी एम एल टी की पावर -2, एम एल टी की पावर -2। इस सारी की सारी कहानी आपको याद रखनी है बल से रिलेटेड, ठीक है। बहुत सारे बच्चों का सभी का प्यार आ रहा है, जैसे कि अर्जुन सिंह हैं और रजनीश हैं, सुमर हैं, मनदीप हैं, और भाई आपके राजा कुमार हैं। सभी दोस्तों को मेरा बहुत 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 सारा प्यार, लव यू टू, ठीक है भाई। चलो पिछले साल के प्रश्न आपको प्रैक्टिस में मिल जाएंगे यहाँ पर। पिछले से को मैं आपसे क्या कह रहा हूँ कि आप फोकस करो केवल कॉन्सेप्ट को समझने में, एक भी पिछले साल का क्वेश्चन नहीं छूटेगा। आप खुद से बुक उठाओ, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन करो, अगर प्रश्न छूट जाए पढ़े हुए चैप्टर्स में से मुझसे आके मिल लेना, एक भी प्रश्न नहीं छूटा। भैया मेरे लाल खुद भी तो करो थोड़ी मेहनत, अगर मैं ही सब कुछ करा दूंगा तो फिर बात कैसे बनेगी। प्रैक्टिस सेट ज्वाइन कर लो, प्रैक्टिस सेट में आपको सारे प्रश्न मिल जाते हैं, ठीक है। चलिए अब थोड़ा सा आगे चला जाए, ये हो गया आपका बल, हो गया, सारी बातें बल के बारे में हो गई। गति का दूसरा नियम भी हो गया। अब देखिए गति के तीसरे नियम पर बढ़ने से पहले मैं एक चीज के बारे में जरूर बात करना चाहूंगा, और ये है आवेग यानी कि इम्पल्स। इसको दिखाएंगे आई से। देखिए हमने पढ़ा संवेग, हमने पढ़ा संवेग, अब हम पढ़ेंगे आवेग। बहुत कभी कभी बहुत छोटे छोटे से शब्दों के अंतर से परिभाषाएं बदल जाती हैं। जैसे अगर मैं आपसे पूछूं कि संवेग में
परिवर्तन क्या होता है, संवेग में परिवर्तन क्या होता है, तो तुम कहोगे भैया बल हो बल, लेकिन मैं कहूंगा ध्यान से देखो, संवेग में परिवर्तन की दर नहीं कह रहा हूं मैं, दर का मतलब बल है। खाली अगर कोई तुमसे पूछे संवेग में परिवर्तन क्या होता है, यानी कि चेंज इन मोमेंटम क्या होता है, अगर किसी वस्तु का संवेग परिवर्तित हुआ है यानी कि उसका मोमेंटम चेंज हुआ है, तो तुम उसको क्या कहोगे, यही आपका आवेग कहलाता है, यही आपका इम्पल्स कहलाता है। तो याद रखना, अगर दर कहे तो बल है, रेट कहे तो फोर्स है, और रेट ना कहे खाली संवेग में परिवर्तन चेंज इन मोमेंटम कहे तो ये इम्पल्स है यानी कि आवेग है। ठीक है जी। दूसरे नियम का एग्जाम्पल होगा कि किसी चीज पर फोर्स लगाते हो तो उसकी गति बढ़ जाती है, यानी कि उसमें एक्सेलरेशन आया है, तो बल की वजह से त्वरण उत्पन्न होता है। ये दूसरे नियम का उदाहरण हो जाएगा। ठीक है। तो आवेग क्या होता है, अगर किसी वस्तु के संवेग में परिवर्तन हो रहा है, इसी को हम आवेग कहते हैं। आवेग को एक दूसरे तरह से और परिभाषित किया जाता है। आवेग की दो परिभाषाएं हैं, इम्पल्स की दो डेफिनेशंस हैं। एक है कि अगर किसी वस्तु पर एक बल बहुत छोटे समय के लिए लग रहा है, अल्प समय अंतराल के लिए लग रहा है, अल्प समय अंतराल के लिए, अल्प समय अंतराल के लिए, यानी कि अगर फोर्स लगा है इस पर और एक स्मॉल टाइम के लिए लगा है, तब भी हम कहेंगे कि इस पर क्या लगा है, आवेग लगा है। छोटे समय के लिए कब लगता है, जैसे तुम बाइक पे चले हो, अचानक से ब्रेकर आ जाए, तुम्हें दिखे ना, सड़क से तुम्हारी बाइक क्रॉस हो एकदम ब्रेकर को, तो एक बहुत बड़ा झटका लगता है एक छोटे समय के लिए, तो भी हम क्या कहते हैं, ये इम्पल्स है, आवेग है। ठीक है। अगर अगर मान लो तुम कैच पकड़ रहे हो और बॉल आके तुम्हारे हाथ पे लगे ऐसे करके, सोचो कितनी तेज बॉल आके लगती है, लेदर की बॉल कितनी तेज आके लगेगी बहुत छोटे समय के लिए, इसको भी हम क्या कहते हैं, इसको भी हम आवेग ही कहते हैं। कि तुम्हारे हाथ पे क्या लगा है, इसको को तुम बल झटका अटका कुछ नहीं, आवेग कहोगे कि ये आवेग है। सही है भाई। अब देखो एक बात बताओ मुझे, कोई मुझे बताएगा आवेग का मात्रक क्या होता है, यहां से प्रश्न आता है, प्रश्न आता है आवेग के मात्रक से, इम्पल्स की यूनिट से, इम्पल्स की यूनिट से। तो इम्पल्स की यूनिट से क्या प्रश्न आता है, बताइए इसका मात्रक क्या है। एक बात बताओ तुम मुझे कि अगर तुम 5 लीटर में से 3 लीटर घटाओगे तो 2 लीटर ही बचेंगे या किलोग्राम बचेंगे। तुम कहोगे यार मास्टर जी कैसी बात कर रहे हो, भाई साहब लीटर ही तो बचेंगे। तो भैया अगर संवेग के परिवर्तन का मतलब क्या है कि दो संवेगों को घटाया जा रहा है, तो अगर संवेगों को घटाने से आवेग मिलता है तो जो मात्रक संवेग का है वही आवेग का होगा। तो भाई साहब मात्रक हो, या तो आप मात्रक कहिए या आप कहिए इसकी विमा यानी कि डायमेंशन, सब कुछ किसके जैसी है, सब कुछ आवेग के जैसी है। ये आवेग का छोटा संवेग के जैसी है, सॉरी, ये संवेग का छोटा भाई है। मैं बिल्कुल ऐसे ही लिख रहा हूं, ऐसे ही प्रश्न आता है कि बताइए निम्न में से किसका मात्रक संवेग के जैसा है, तो इसकी यूनिट बिल्कुल किसकी है, सेम एज मोमेंटम। ठीक है, सेम एज मोमेंटम। कैसी राशि है भैया, जब संवेग एक सदिश राशि थी तो आवेग भी एक सदिश राशि होगी, यानी कि जब मोमेंटम एक वेक्टर क्वांटिटी थी तो इम्पल्स भी एक वेक्टर क्वांटिटी ही होगा। अगर आपको ये भी समझ में ना आए तो कोई दिक्कत नहीं, आप इसको याद रख लो कि आवेग का सब कुछ संवेग के जैसा है बस। ठीक है, आवेग का सब कुछ संवेग के जैसा है, बस इतना याद रख लो, तुम्हारा काम बन गया। आपने तो धुआं धुआं कर दिया। रोहित यादव सब आपका साथ है, इतने जबरदस्त बच्चे हैं, प्यारे बच्चे हैं। ठीक है, तो यहां तक हो गया। अब गति के तीसरे नियम को पढ़ेंगे कल, पहले इसका एक छोटा सा बनने वाला प्रश्न पढ़ लें। देखिए प्रश्न आएगा आपसे कि जब एक क्रिकेट का खिलाड़ी बॉल पकड़ता है, कैच पकड़ता है, तो वो अपने हाथों को पीछे खींच लेता है, ऐसा वो क्यों करता है। देखो ऐसा वो इसलिए करता है क्योंकि अगर वो अपने हाथों को ऐसे ही रखेगा तो एक बहुत बड़ा फोर्स छोटे से समय के लिए लगेगा, एक बहुत बड़ा बल छोटे से समय के लिए लगेगा। और आपको पता है जब फोर्स बहुत तेज होगा तो क्रिया प्रतिक्रिया के हिसाब से, कल पढ़ेंगे उसको,
जितना बल बॉल हाथ पे लगाएगी, हाथ भी उतना बल आगे की तरफ लगाएगा और कैच छूट जाएगा, ऊपर से तुम्हारे हाथ पे चोट भी बहुत तेज लगेगी। तो तुम क्या करते हो, ऐसे करके तुम समय को बढ़ा रहे हो। भाई यहाँ पे मान लो बॉल 1 सेकंड के लिए कांटेक्ट में आई, यहाँ पे 10 सेकंड के लिए आई, तो फोर्स क्या हो जाता है, कम हो जाता है। तो अगर क्रिकेट का खिलाड़ी कैच पकड़ते समय हाथों को पीछे खींचता है, 1 सेकंड रुकेंगे, क्रिकेट का खिलाड़ी कैच पकड़ते समय हाथों को पीछे खींचता है, तो वो क्या करता है ऐसा करके? आप कहोगे बल को वो कम करता है ताकि उसके हाथ कम बल का अनुभव करें, बल को कम करता है। अच्छा जी, समय को क्या करता है? समय को वो बढ़ा देता है। टाइम को क्या कर रहा है, वो बढ़ाता है। बोलो यस या नो। इसमें आवेग कैसा रहता है, आवेग क्या रहता है? तो मेरे दोस्त याद रखना कि संवेग और आवेग एक ही स्थिति के लिए हमेशा संरक्षित रहते हैं, ये कभी भी नहीं बदलते हैं। जैसे कि आदमी अगर ऐसे खड़ा हो या फिर वो ऐसे करे, तो आवेग या संवेग उसका कभी भी नहीं बदलेगा। तो आवेग या संवेग कभी भी नहीं बदलता, ये हमेशा हमेशा ही कंजर्व रहते हैं, संरक्षित रहते हैं। तो आप कहोगे कि आवेग में कोई परिवर्तन नहीं होता, इससे ऐसा प्रश्न बनता है, कोई परिवर्तन नहीं होता। बच्चों को लगता है आवेग ही कम हो जाता है, नहीं, आवेग कम नहीं होता है। लो मनीषा कुमारी सब कुछ एक कर दिया, थर्ड लॉ ऑफ मोशन कह रही है, थर्ड लॉ ऑफ न्यूटन, F बराबर ma। ए दीदी, एक बादाम डेली रात को भिगो पानी में, सुबह उठते ही खाओ, बुद्धि तेज रहेगी। अरे दीदी अभी तो बताया था कि गति का दूसरा नियम होता है F बराबर ma। ठीक है, तो ये हो गया आपका आवेग। अब कल से शुरू करेंगे तीसरे नियम को, और कल ही ये चैप्टर खत्म हो जाएगा। अगले चैप्टर पर भी हम कल ही चले जाएंगे। आज ही होता था अगर इंटरनेट का इशू नहीं रहता। आशा करूंगा सब कुछ बढ़िया समझ में आ रहा होगा। देखिए, थोड़ा सा रिवीजन कर लिया करिए। अगर कहीं आप पहली बार फिजिक्स पढ़ रहे हैं तब भी शायद मैं आशा करूंगा कि कोई 5-10% दिक्कत आती होगी या नहीं भी आती होगी। अगर आती है तो कृपया एक बार रिवीजन कर लें, सारे डाउट क्लियर हो जाएंगे। मेरी कोशिश होती है बिल्कुल आसान भाषा में प्रैक्टिकल एग्जाम्पल्स से जोड़कर आपको चीज़ें पढ़ाई जाएँ। अगर आपकी कंसंट्रेशन फोकस पूरा क्लास पर है तो शायद आपसे कुछ भी मिस नहीं होगा। लेकिन अगर आपने कभी इधर की बातों पर ध्यान देने लग गए, उधर मान लो आप घर में बैठे हुए पड़ोसी की बातें सुनने लग गए, लड़ाई हो रही है उसके घर में, या अपने घर के बाहर की बातें सुनने लग गए, तो डेफिनेटली आपको वो टॉपिक समझ में नहीं आएगा। और आप देख रहे हैं कि हर एक टॉपिक अगले वाले टॉपिक से जुड़ा हुआ है। ठीक है जी, तो मेहनत से तरीके से पढ़ाई करिए, निश्चित तौर पर ही आपका सिलेक्शन होगा। बाकी मैंने आपको कल बहुत अच्छे से समझाया था, फिर कभी समय होगा तो और बातें करेंगे, आज बहुत समय कम है। मिलते हैं कल, नमस्कार, धन्यवाद।